दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 12 का इंटीग्रल कैलकुलस। यानी इसमें हम पढ़ेंगे समाकलन। नगीन प्रकाशन का यूपी बोर्ड के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। नगीन प्रकाशन में जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी एग्जाम्पल है, सारे क्वेश्चन हम आपको इस सीरीज में कराएंगे। सीरीज का नाम होगा यूपी बोर्ड बूस्टर सीरीज। ए टू जेड सारे क्वेश्चन मैं कराया हूँ इसमें। और आपको 30-30 मिनट का वीडियो जो है पर डे अपलोड होगा। इसमें आपको सारे क्वेश्चंस, नगीन प्रकाशन के अपडेटेड क्वेश्चन सारे मिलेंगे। ठीक, तो आपके पास अगर बुक नहीं है तो यहाँ से सारे क्वेश्चन को बेफिक्र होकर आप सॉल्व करिए प्रश्न करते हुए। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम आपके स्क्रीन पर लेके आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है। ठीक है, और भाई अब ये इंटीग्रेशन होता क्या है, इंटीग्रेशन करते कैसे हैं, ये सब चीज़ें हम यहाँ नहीं बता रहे हैं आपको। बस इतना जान लीजिए कि किसी भी आकृति का अगर आपको इंटीग्रेशन जो होता है, वो इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि जैसे किसी भी छोटे छोटे पार्ट को जोड़ना। जैसे यहाँ देखिए, ये इंटीग्रेशन में यहाँ लिखा गया ना समाकलन, समाकलन में यस लगा होता है, तो यस जो है सम होता है, यानी छोटे छोटे पार्टों का सम कर देना। जैसे अभी, अब आपका अगर हम आपसे कहें कि आप इसका एरिया निकालिए छोटे छोटे पार्ट्स का। ठीक है, यहाँ जब आप इसका एरिया निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे इसका एरिया, तो ये वाली जो लेंथ है मैं इसको मान रहा हूँ dx। क्यों इसको मैंने dx माना, क्योंकि ये x वाले कोऑर्डिनेट पर है और ये y वाला कोऑर्डिनेट है। तो अब आप जानते हो कि अगर ये हल्का सा ये लंबाई dx है और ये लंबाई पूरी है, अगर मैं इसको dy मान लूँ, क्या मान लूँ, dy मान लूँ, तो डी वाई तो नहीं मान सकता इसको मैं। क्यों, क्योंकि इसकी जो लंबाई है वो डी एक्स बहुत पतला है, स्ट्रिप है। और डी वाई इसको नहीं बोल सकते, क्योंकि हमको इसको क्या बोलना पड़ेगा, वाई बोलना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये छोटी लंबाई नहीं, बहुत बड़ी लंबाई है इसके रिस्पेक्ट में, डी एक्स के रिस्पेक्ट में। तो जब मैं इसका एरिया निकालूंगा तो ये एरिया मेरा हो जाता है, एरिया बराबर लंबाई गुड़े चौड़ाई, यानी डी एक्स गुड़े वाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डी एक्स गुड़े वाई। अब इंटीग्रेशन हमेशा कहता है कि जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन का रूल मेरा है कि इस y को तुम इस x के रिस्पेक्ट में ला दो, क्योंकि यहाँ दोनों वेरिएबल हैं। कैसे, dx भी जो है x की लेंथ पे जाओगे धीरे धीरे बढ़ेगी, y भी क्या करेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। तो क्यों ना हम इस y को इस x के टर्म में ला दें, क्यों ना हम इस y को इस x के टर्म में ला के इंट्रोड्यूस कर दें। हमारे कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम x को बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा y भी बढ़ना चाहिए, यानी हम इसको एक वेरिएबल में करते हैं ला करके। तो चलिए करते हैं ला करके, तो हम यहाँ तो लिखे हैं dx। अब इस y को हम इस x के रिस्पेक्ट में लाएंगे, तो हम जान रहे हैं कि जो जो रेखा है मेरी, ये जो मेरा कर्व बन रहा है, ये जो रेखा सीधी रेखा है, इसका जो इस रेखा का जो समीकरण होता है वो क्या होता है, वो सीधी रेखा का y बराबर x होता है, एक समीकरण आप जानते हैं। तो यानी हम इस y की जगह क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन का रूल होता है कि अगर x की पावर कुछ भी है या ना है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर इसका इंटीग्रेशन करें तो यहाँ पे x की पावर वन, पहले से ही वन वन जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा, प्लस की सी कर देंगे। अच्छा, यही मेरा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया इंटीग्रेशन। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता, इस पूरे का एरिया अगर मैं निकालता तो। अच्छा, अगर इसको हम जैसे बोलते हैं कि नॉर्मल तरीके से निकालो, तो यहाँ का एरिया, तो आप बताइए मुझे, जब भी आप कोई ग्राफ बनाते हो सीधा, जैसे जैसे यानी एक्स और वाई का ग्राफ जब बनाते हो, तो जैसे जैसे यहाँ आप जा रहे हो वैसे वैसे एक्स भी बढ़ रहा है मेरा। तो यानी अगर ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक एक्स है और ये लंबाई यहाँ तक कितनी है, जैसे जैसे एक्स बढ़े वैसे वैसे वाई बढ़ी है, तो वाई बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक पूरी लंबाई इसको हम वाई माने हैं, लेकिन जितना तुम एक्स में गए उतना ही वाई में भी गए हो। अगर यहाँ का निर्देशांक देखें तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, तो ये क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल ऑफ समकोण त्रिभुज कितना होता है, 1/2 लंबाई गुणे आधार की लंबाई गुणे ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है, वाई है, यानी वाई बराबर क्या है, यक्स है। और चौड़ाई कितनी है, यक्स है, तो वाई बराबर तुम यक्स रखे ही हो, तो x²/2। तो चाहे तुम ऐसे निकालो चाहे तुम ऐसे निकालो। तो पुराने समय में अ, अनिश्चित आकृति का, अनिश्चित आकृति मतलब जैसे ये टेढ़ी मेढ़ी रोड हो, ये टेढ़ी मेढ़ी रोड हो, ठीक है, ये कोई एक कर्व हो,
तो इस कर्व से घिरे हुए एरिया का क्षेत्रफल या आयतन निकालने के लिए इंटीग्रेशन का बेसिकली जन्म हुआ था। जैसे एक सर्कल हो जाए, अभी ये सर्कल का क्या निकालना था, मुझे एरिया निकालना था। सर्कल में भी एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन का ही जन्म हुआ था। ठीक है, तो बस मुझे इतना ही बताना है कि छोटे छोटे पार्टों का सम करके जोड़ा जाता है। आप बीएससी एमएससी जब करेंगे तो आपको पूरा अच्छी तरीके से सारी चीजें बताई जाएंगी। लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना आप ध्यान दीजिए कि अगर आपसे कोई भी कहता है कि इंटीग्रेशन का प्रयोग करके हम मतलब अनिश्चित आकृति का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो वो गलत बोल रहा है। आपको अनिश्चित आकृति है, लेकिन उस आकृति का कोई ना कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होना चाहिए। जब तक उसका कोई ना कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं रहेगा, तब तक आप उसका जो है एरिया नहीं निकाल सकते हो। कैसे? जैसे जैसे अगर हम यही एक सर्कल लिए हैं, क्या लिए हैं, सर्कल लिए हैं मान लीजिए, तो इस सर्कल का मुझे क्या निकालना हो, एरिया निकालना हो, तो इसका मान पहले फार्मूला नहीं था। तो इसको छोटे-छोटे पार्टों में ऐसे तोड़-तोड़ करके, छोटे-छोटे पार्ट में स्ट्रिप में तोड़ करके हमारे पुराने साइंटिस्ट लोग इसका एरिया निकालते थे छोटे-छोटे पार्ट में। यानी अगर इसका पूरा का एरिया निकल गया तो इसका 4 से गुणा कर देते तो पूरा एरिया आ जाता। तो ऐसे ही जब हम इसको छोटे-छोटे पार्टों में तोड़ रहे हैं, तो हमें ये देख रहे हैं कि जैसे-जैसे मैं इस x की लंबाई में बढ़ रहा हूँ, चाहे इधर जाऊँ, चाहे यहाँ से मैं इधर जाऊँ, तो ये भी ये dx हो गया और ये y हो गया। तो यहाँ y बराबर x नहीं है, y बराबर x ग्राफ नहीं है, लेकिन ये जो लंबाई ये मेरा ये बढ़ रहा है x के रिस्पेक्ट में, जो ये कर्व बढ़ रहा है, वो कैसे मिलेगा मुझे? मुझे इसका जो है एक इक्वेशन पता होना चाहिए। मैं वृत्त के इक्वेशन से यानी सर्कल के इक्वेशन से इस मैं एरिया निकालूंगा, तो यहाँ dx होगा और ये जो कर्व होगा, ये वाला कर्व, इसकी जो लंबाई होगी, उसको अगर मैं अगर y बोल रहा हूँ, तो y का जो ये कर्व होगा, y का जो कर्व होगा, y का प्लेस पर x के टर्म में यहाँ सारी वैल्यू पुट करूंगा। जैसे अब आप वृत्त का समीकरण अब आप जानते ही होंगे क्या होता है वृत्त का समीकरण। ठीक है, तो कहने का मतलब किसी भी ज्योमेट्री का आप तभी इंटीग्रेशन कर सकते हैं जब तक उस ज्योमेट्री का, उस कर्व का कोई ना कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको ना पता हो। ठीक है, मैं सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोड्यूशन आपको दिया हूँ कि इंटीग्रेशन होता क्या है। इंटीग्रेशन बेसिकली अवकलन का उल्टा होता है, और इसमें हम दो वेरिएबल जो होता है, उस वेरिएबल को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करके तब उसका इंटीग्रेशन करते हैं। जैसे अगर यहाँ दिया है आपको इंटीग्रेशन में x और यहाँ dy दिया, तो आप इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, क्योंकि ये अलग वेरिएबल है, ये अलग वेरिएबल है। चाहे इस वेरिएबल को आप इसके रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करिए, यानी x जो है इस dy के साथ कैसे कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, तभी जाके इंटीग्रेशन कर सकते हो, अन्यथा इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हो। इतना तो आपको इस चैप्टर में ध्यान देना ही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस जो हमारे हैं, क्वेश्चन पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है प्रश्नावली का। अभी हम अगला क्वेश्चन चल रहे हैं। अ, अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, मैं बगल में ओपन किया हूँ, वही क्वेश्चन देख रहा हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इंटीग्रेशन में x की पावर 8 है, यहाँ पे dx है। अभी जस्ट हमने बताया आपको कि आप इंटीग्रेशन तभी कर सकते हो जबकि ये वेरिएबल और ये वेरिएबल क्या हो, सेम हो। यानी पहले छोटी सी लंबाई बढ़ी, छोटी सी लंबाई के साथ में ये x कैसे बढ़ रहा है। ठीक है, अगर ये अलग नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा इसमें, तभी आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तभी हमने सूत्र बताया था कि x की पावर अगर n है, तो उसका जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो x की पावर में n+1 पूरे का बटा n+1, यानी घात में एक जोड़ के पूरे घात से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आएगा, x की पावर 9 हो जाएगा पूरे का बटा 9। यहाँ इंटीग्रेशन कांस्टेंट आप c लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मेरा, क्वेश्चन नंबर 3 मेरा है इंटीग्रेशन में x की पावर -6 है। ठीक है, तो आप इसको निपटा सकते हैं कैसे, x की पावर -6 में +1 ऐड करेंगे, फिर ये -6 +1 नीचे करेंगे, तो ये x की पावर कितना हो जाएगा, -5 पूरे का बटा ये -5। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो -1/5, और ये x की पावर -5। तो पावर -5 ऊपर नहीं लिखेंगे हम क्या करेंगे, उसको नीचे कर लेंगे, यानी माइनस में 1/5, और ये नीचे आ जाएगा x की पावर 5। ठीक है, यही मेरा आंसर होगा इसका। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, यहाँ शो कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 मेरा है इंटीग्रेशन में 1/(x
एक्स रूट एक्स। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, लेकिन अभी आपको हम बेसिक तरीका बता रहे हैं। ठीक है। तो बेसिक तरीके में क्या है, सबसे पहले अगर हम इस पावर को यहाँ तोड़ दें, यहाँ कुछ और नहीं, सब्स्टिट्यूशन मेथड वाले में सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड बताऊंगे। अभी आप सिर्फ सिंपल मेथड से करिए इसको। तो सिंपल मेथड हमारा क्या कह रहा है इसमें, इसमें अगर हम एक्स की पावर, यहाँ वन है और ये रूट लगा है, रूट का मतलब क्या होता है, एक्स की पावर वन बाई टू होती है। ठीक है। तो फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये वन बाई एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, आप जानते हो जब आपका आधार समान हो, जैसे ए की पावर वन है इंटू ए की पावर वन बाई टू है, तो हम क्या करते हैं पावर को जोड़ लेते हैं, यानी ए की पावर वन प्लस वन बाई टू हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ए की पावर थ्री बाई टू। सेम एज यहाँ पे जब हम पावर को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये थ्री बाई टू हो जाएगा। ठीक है। अब इस चीज को ऊपर ले जाएंगे पूरा हम, तो ये यहाँ से इसको उड़ा देते हैं काट के, इट्स बेसिक कैलकुलेशन था ओनली। इसके आगे वाला यहाँ सॉल्व कर रहे हैं हम, तो यहाँ बराबर करेंगे इंटीग्रेशन में एक्स की पावर माइनस थ्री बाई टू हो जाएगा। अब यहाँ dx। ठीक है, यहाँ भी dx कर लीजिएगा, यहाँ भी आप क्या कर लीजिएगा dx कर लीजिएगा। अभी हमने जस्ट आपको बताया था एक्स की पावर कुछ भी हो तो उसमें हम वन जोड़ते हैं, तो यहाँ पे आप करेंगे तो एक्स की पावर माइनस थ्री बाई टू प्लस वन, पूरे की पावर कितनी हो जाएगी, ये थ्री है, तो ये हो जाएगा माइनस में थ्री बाई टू प्लस वन, यानी जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की पावर में कितनी आएगी, माइनस थ्री प्लस टू पूरे का डिवाइड बाई टू, पूरे में इसमें आ जाएगा माइनस थ्री प्लस टू पूरे का डिवाइड बाई टू, तो ये हो जाएगा सॉल्व होकर के एक्स की पावर माइनस वन बाई टू, पूरे का पट्टा कितना हो जाएगा यहाँ पे, पूरे का पट्टा हो जाएगा माइनस में वन बाई टू, माइनस वन बाई टू जब ऊपर सॉल्व करके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में टू एक्स की पावर माइनस वन बाई टू। अब इस माइनस को कैसे हटाएंगे आप, सबसे पहले हम इसको हटाते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा माइनस में टू, ये पावर जब माइनस लगा है इसको जब नीचे लाते हैं तो ये हो जाता है क्या प्लस, यानी एक्स की पावर वन बाई टू, ओवरऑल ये हो जाएगा माइनस टू, ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा करड़ी लग जाएगी। ठीक है, इतना हो गया। अभी हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या है अगला हमारा, क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव है, क्वेश्चन नंबर फाइव जो है, क्वेश्चन नंबर फाइव, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर फाइव जो है वो इंटीग्रेशन है वन अपान में अंडर रूट में एक्स इंटू डी एक्स है, तो इसका भी इंटीग्रेशन वैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हम लोग पावर को सोल्व करेंगे, यानी ये एक्स की पावर वन बाई टू लिखा हुआ है, जब उसको ऊपर ले जाएंगे तो इंटीग्रेशन में एक्स की पावर माइनस वन बाई टू हो जाएगा, ये सेम एज इट इज में पावर में क्या करेंगे वन जोड़ेंगे, ये वन बाई टू प्लस वन पूरे का भाई माइनस वन बाई टू प्लस वन, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर माइनस वन बाई टू प्लस वन बाई टू माइनस वन बाई टू बचेगा यहाँ से, फिर यहाँ माइनस वन बाई टू, माइनस को जो पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस टू, कैसे हुआ, ये ऊपर जाता है और ये यहीं रह जाता है, तो ये माइनस है इसलिए माइनस लग गया। अब इस पावर को नीचे लाओगे तो माइनस टू बटे में जाएगा। ठीक है, सीरीन हट रही इसलिए मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, बटे रूट एक्स। ठीक है, यानी यही इसका आंसर आएगा ओवरऑल। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं इसमें हम। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है टू की पावर एक्स। अब ये जो क्वेश्चन नंबर सेवन है या फिर जो भी हो, क्वेश्चन नंबर सेवन है, क्वेश्चन नंबर सेवन ही है। हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर सिक्स बहुत इजी है, कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन में नया कॉन्सेप्ट लगेगा, टू की पावर एक्स है इंटू में डी एक्स। आप जानते हैं क्योंकि ए की पावर एक्स इंटीग्रेशन में इसका होता है ए की पावर एक्स लॉग ए हो जाता है आंसर। ठीक है, चाहे आप इसको मॉड में कर लीजिएगा इसे तो भी आंसर माना जाएगा। तो इसका आंसर मेरा हो जाएगा ए की पावर में एक्स लॉग ए की पावर में एक्स, सिर्फ और सिर्फ ए रहेगा यहाँ। ठीक है, एक सेकंड इसको बैक कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा लॉग, सिर्फ और सिर्फ ए होगा। ठीक है, तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं।
जैसे अभी हम यहाँ ले लें क्वेश्चन नंबर 8। अर्पित पनिया रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? बी की पावर एक्स है प्लस ए है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2012 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। 2012 में आया है यूपी बोर्ड में। ठीक है, तो एक बार इसको ट्राई कीजिएगा, बाकी हम नेक्स्ट स्लाइड पे आपको लेके चलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। हम्म, थोड़ा सा पानी पी ले भाई। तो क्वेश्चन नंबर मेरा 12, सॉरी 7वां क्या है? 7वां हो गया। क्वेश्चन नंबर जो था वो बी की पावर एक्स प्लस ए। आप सब जानते हैं यहाँ लिखा गया क्या है? यहाँ बेसिकली लिखा गया है लॉग की प्रॉपर्टी यूज हो गई है या फिर पावर की प्रॉपर्टी यूज हुई, तो हम उसको लिख सकते हैं ऐसे, इंटीग्रेशन में बी की पावर एक्स इंटू बी की पावर ए इंटू में डी एक्स, यहाँ भी आप डी एक्स कर लीजिएगा। अब देखिए डी एक्स और ये यहाँ बी की पावर एक्स। अभी जस्ट हमने आपको बताया था कि जब भी कोई इंटीग्रेशन अगर ए की पावर एक्स इंटू डी एक्स है, तो यानी इस ए की पावर में एक्स एक फंक्शन होता है, एक ग्राफ होता है, चैप्टर नंबर आप ही पढ़े होंगे। जैसे अगर ए मेरा, थोड़ा सा बता देते हैं आपको हम। माइक मैंने नीचे रखा था मेरे भाई, सॉरी, फिर से बता दे रहा हूँ मैं। ये मेरा क्वेश्चन था, ये क्या था क्वेश्चन? बी की पावर एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स था, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी होती है पावर की, बेस पावर प्रॉपर्टी। जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड कर ली जाता है, तो इसका हम रिवर्स भी कर सकते हैं, यानी बी की पावर एक्स अलग कर सकते हैं इंटू में बी की पावर ए। ठीक, तो बेस सेम है तो हम पावर को जोड़ भी सकते थे। ठीक है, उसको तोड़ दिए हैं। अब ऐसा इसलिए किया गया है, थोड़ा सा बता रहे हैं आपको हम। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि बी की पावर एक्स जो है सिर्फ और सिर्फ यही चेंज होगा जैसे जैसे आपका एक्स चेंज होगा। ठीक है, क्योंकि बी की पावर ए जो है, बी एक अलग क्वांटिटी है, एक कांस्टेंट नंबर है। और ए भी क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, तो मेरी जो है ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। तो यानी मैंने कहने का मतलब ये था कि अगर जैसे मैं यहाँ ले लिया हूँ ए और बी एक कांस्टेंट नंबर, जैसे यहाँ देखी थी कि बी और ए दिया है, यानी अगर मैं बी का मान जो रखूँ, बी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, यानी जीरो से छोटा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा मैं मान रहा हूँ मेरे भाई, छोटा हो भी सकता है क्योंकि मेंशन नहीं है यहाँ पे। तो अगर बी मेरा जीरो से बड़ा है, तो इस बी की पावर जो ए दे रखा है, और ए अगर जीरो से बड़ा हो गया, यहाँ अगर मैं कंडीशन लगा दूं ए भी ग्रेटर देन क्या हो, जीरो हो। जैसे मैंने 2 की पावर 2 ले लिया, फिर 2 की पावर 4 ले लिया, फिर 2 की पावर 6 ले लिया, 2 की पावर 8 ले लिया, तो मैं देख रहा हूँ मेरा फंक्शन जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी एक बढ़ता हुआ फंक्शन है। जैसे जैसे मैं एक्स को चेंज कर रहा हूँ वैसे वैसे मेरा ये क्या हो रहा है, फंक्शन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो जैसे मैंने एक्स को चेंज किया और बी को फिक्स किया हूँ, अगर मैं इस एक जगह को हटा दूं, जैसे एक्स कर दूं एक्स ग्रेटर देन जीरो, लेकिन यहाँ मतलब मत बताया नहीं है कि तुम एक्स जो है जीरो से बढ़ा दोगे। ठीक है, एक्स तुम छोटा भी ले सकते हो अगर छोटा नंबर लोगे, लेकिन बी जो है बड़ा होना चाहिए जीरो से। यहाँ देखो दोनों कंडीशन, दोनों के लिए कोई fix नहीं कंडीशन रखा है। ना ना तो बी को फिक्स बता रहा है कि बी क्या है, जीरो से छोटा है कि जो जीरो से बड़ा है, ना तो एक्स के बारे में कुछ बात कर रहा है। ठीक है, यानी यहाँ देखा जाए तो इस एक्स के साथ में, यानी इस डी एक्स साथ में ये वाला सिर्फ फंक्शन चेंज होगा मेरा। ये तो पूरा कांस्टेंट है, ये क्या है, पूरा एक कांस्टेंट है, क्योंकि मैं चेंज सिर्फ एक्स में कर रहा हूँ, तो ये कौन चेंज होगा मेरा, ये मेरा चेंज होगा, ना कि ये वाला पूरा क्वांटिटी चेंज होगा। ठीक है, अभी समझ में आया? इंटीग्रेशन जब करते हैं या फिर जब हम अवकलन करते हैं, तो हम जो कांस्टेंट पार्ट होते हैं उसको बाहर कर लेते हैं। ठीक है, तो कैसे ये कांस्टेंट हुआ समझ में आया? बी की पावर ए, तुम बी को चेंज नहीं कर रहे हो, सिर्फ इसको चेंज कर रहे हो, एक्स चेंज कर रहे हो। क्या यहाँ एक्स है? नहीं है। हेलो, हेलो, बीच बीच में कॉल वाले परेशान कर देते हैं भाई। मैं सिर्फ इतना बताना था आपको कि इसमें कांस्टेंट कौन है। ठीक है, क्योंकि जब मैं डीएक्स चेंज करूंगा तो डीएक्स के रिस्पेक्ट में सिर्फ और सिर्फ ये वाला मेरा फंक्शन चेंज होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ना तो बी की वैल्यू बताई गई है ना तो ए की वैल्यू बताई, इसलिए मैं फंक्शन के बारे में बहुत ज्यादा श्योर नहीं हूँ कि इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा। ठीक है,
तो ये पूरा चीज़ क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो मुझे क्या करना होगा, बाहर करना पड़ेगा। तो अभी पहले मैं इतना सारा चीज़ इरेज करता हूँ इसमें से। चलो भाई, तो अभी मैंने इसमें से क्या बाहर ले लिया, बी की पावर ए, ये जो कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट है, और ये बी की पावर एक्स इधर बच गया। अब आप देखिए, ए की पावर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है हमने आपको बताया हुआ है, तो ये बी की पावर ए हो गया। इस ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, यानी एक बी, ए की जगह क्या दिया, बी दिया। अरे भाई, ए की पावर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वह ए की पावर एक्स लॉग ए होता है ओनली। उसी हिसाब से अगर मैं इसको करूँ तो इस ए की जगह क्या दिया है, बी दे रखा है, तो मैं क्या करूँगा, इंटू लगाऊंगा यहाँ। यहाँ लिखूंगा बी की पावर एक्स, और यहाँ लिखूंगा लॉग, क्या लिखूंगा यहाँ, बी लिखूंगा, क्या लिखूंगा, लॉग बी लिखूंगा। ठीक है। तो अब मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा, ये देखिए पावर सेम है, पावर सॉरी, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगे, यानी ए प्लस एक्स, ये हो जाएगा लॉग बी, और एक इंटीजर आ जाएगा मेरा। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका पूरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरी क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कहीं आपको डाउट लगे तो प्लीज कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं ऑनलाइन इसको पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है मेरे से कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट बताने में दिक्कत आ गई हो। ठीक है, या फिर कॉमन वगैरह लेने में दिक्कत आ गया हो, जल्दबाजी में मैं कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन ना कर पाया हूँ। ठीक है, तो आप लोगों से इतना उम्मीद में रख सकता हूँ। तो अगला क्वेश्चन हम कॉपी करते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। तो ये क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो इंटीग्रेशन में है, 1/√1 - y स्क्वायर है। ठीक है, इंटू में ये dy है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम, तो इसको भी दो तरीके से हम कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और एक डायरेक्ट फार्मूले से। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है कि जैसे ये 1/√1 - x² है, और ये यहाँ पे dx लिखा गया है, ये स्क्वायर है। ठीक है, x की स्क्वायर है ये वैल्यू, और यहाँ dx लिखा है, तो इसको हम सीधा बोल सकते हैं साइन इनवर्स एक्स। इनवर्स फंक्शन आपको पढ़ाया गया होगा, आपके सर बताए होंगे, नहीं बताया तो मैं भी बताऊंगा कभी। साइन इनवर्स एक्स, अब ये कैसे होता है, अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से करना चाहूँ तो डायरेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड यहाँ नहीं बताऊंगा। ठीक है, यहाँ x की जगह आपके क्वेश्चन में y है, तो आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा डायरेक्ट, यहाँ पे आप लिख देंगे साइन इनवर्स, साइन इनवर्स क्या लिखेंगे, y प्लस लिखेंगे। ठीक है, साइन इनवर्स y प्लस लिखेंगे। अगर आपको क्वेश्चन करना है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम आपको जब बताएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो आप कर सकते हैं। अगर आप जानना ही चाहते हैं, चलिए देख लेते हैं। मेरे भाई यहाँ dy दिया है, यहाँ 1 - y कर दिया है, तो अगर हम यहाँ मान ले y बराबर साइन एक्स, क्या मान ले, साइन एक्स मान ले, तो अगर मैं इस y का डिफरेंशिएशन करूँ तो यह क्या हो जाएगा, dy हो जाएगा, क्या हो जाएगा, dy होगा। बताइए मुझे, इसका सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, y का डिफरेंशिएशन सिर्फ और सिर्फ y होगा, 1 हो जाएगा। किसके साथ, किसके साथ 1 हो जाएगा बताइए, इस हम किसके साथ डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में करें कि y के रिस्पेक्ट में करें। अगर हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसकी वैल्यू y नहीं होगी, अगर dy के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा dy बाई dx, और इधर हो जाएगा साइन का cos, और साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, और यहाँ से बचेगा दो फलन है, यहाँ यक्स अलग है, ये साइन अलग है। ठीक है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ, तो यक्स का अवकलन dx का करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ यक्स पहले लिख देना। ठीक है,
तो इतना हो जाएगा। अब आप यहाँ dy जब करेंगे तो dy बराबर हो जाएगा cos x इंटू में dx। यानी जहाँ dy है वहाँ तुम क्या पुट कर सकते हो, ये इतना पुट कर सकते हो आसानी से। जब इतना आसानी से तुम इसको पुट कर सकते हो तो इतना आसानी से तुम्हें यहाँ पुट भी करना पड़ेगा। तो अभी हम इसको थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं, कट करके। ठीक है, बस। तो इतना हो गया था। अब देखिए हम इसी को पुट करेंगे यहाँ। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन हमारा था इंटीग्रेशन 1/√1 - में y स्क्वायर इंटू यहाँ से क्या था, dy था। अब मेरे भाई तुम माने क्या हो, y की प्लेस पे तुम क्या माने देख रहे हो, साइन एक्स माने हो, तो यहाँ साइन एक्स रखो। इंटीग्रेशन पूरे का बटा करड़ी में 1 - साइन स्क्वायर क्या माने हो, यक्स माने हो, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है। अच्छा dy की प्लेस पे तुम्हारा क्या आएगा, देखो dy की प्लेस पे तुम्हारा क्या आएगा, cos x इंटू में dx आएगा। ठीक है, इतना आ गया। अब मुझे बताओ, तुम एक चीज फार्मूला में पढ़े हो कक्षा 10 में ही, करडिंग 1 - साइन स्क्वायर एक्स। जैसे यहाँ देखो एक फार्मूला तुम पढ़ के आए होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। तो यहाँ से अगर मैं करूँ साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 - cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। या फिर कॉस स्क्वायर एक्स बराबर करूँ तो कितना हो जाएगा, 1 - साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, तो कॉस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, कॉस एक्स बराबर हो जाएगा करड़ी में 1 - साइन स्क्वायर एक्स। क्योंकि ये जो वर्गमूल लूंगा दोनों साइड तो ये करड़ी लग जाएगी। तो यानी इस पूरे की जगह इतना 1 - साइन स्क्वायर एक्स पूरे का करड़ी, इतने की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉस एक्स लिख सकता हूँ, आसानी से लिख सकता हूँ। तो ये मेरा हो जाएगा यहाँ पे करड़ी में कॉस एक्स इंटू में dx पूरे का बटा, यहाँ कितना लिखूं मैं, यहाँ लिखूंगा कॉस एक्स कट गया मेरा, बचा कितना सिर्फ और करड़ी में dx बचा। अब dx का अब समाकलन कितना होता है, dx का समाकलन x होता है, क्या होता है, x होता है। तो लेकिन तुम्हारा आंसर तो y में आना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये पूरा फंक्शन किस में है, y में है। तब मैं क्या करूंगा, यहाँ देखो ध्यान से, क्योंकि तुम माने कितना हो, y बराबर साइन एक्स माने हो। तो जब तुम को सर तुम्हारे बताए होंगे कक्षा 11th में ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जब पढ़ा रहे होंगे, इनवर्स जब करते हैं तो ये y इधर ही रहेगा। ये साइन जो है, साइन हट कर किधर चला आएगा, इस साइड चला आएगा। तो x पे किलो इस पे कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, ये y हो जाएगा, साइन इनवर्स y इधर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो साइन इनवर्स y हो जाएगा इधर, x बराबर कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स x। तो यानी आंसर में तुम्हारा आ जाएगा साइन इनवर्स y प्लस सी। सी हम लगाते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर ये इतना आएगा। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि क्या है, इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन में हमारा है ये वन, ये वन है। ठीक है, ये पूरा वन, और ये है टी करड़ी में t² - 1 है ये। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप सॉल्व कीजिए, नहीं समझ में आता है तो हम इसको फिर बताते हैं आपको। ठीक है, ये तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम बताइए थोड़ा सा, क्या ऐसा पुट करें या फिर इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले बेसिक मेथड, जब आप कुछ नहीं समझ में आ रहा, बेसिक मेथड क्या लगाएंगे, जैसे ऐसे करेंगे, यहाँ वन लिखेंगे, यहाँ टी का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, टी का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तब वो भी इसका आंसर नहीं आ सकता है। क्यों, क्योंकि आप सोच रहे होंगे टी का मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर इसके बाद ऊपर ले जाएंगे, तो नहीं हो पाएगा, अप्लाई नहीं हो सकता। हम तो फिर क्या कर सकते हैं सर जी इसमें, तो इसमें दूसरा तरीका आप करेंगे कि सर जी हम इसको क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं। रेशनलाइजेशन मतलब ऊपर नीचे सेम क्वांटिटी का गुणा कर दें, तो हो सकता है कुछ हमको मिल जाए। तो रेशनलाइज करके आपको क्या मिलेगा, चलिए देख लेते हैं रेशनलाइज कैसे करते हैं। जैसे t² + 1, यहाँ अभी क्या करेंगे, t² + 1। जब मेरे भाई इसको तुम करोगे, ये सिंबल थोड़ा सा
तो जब हम इसको रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ बचेगा टी स्क्वायर प्लस वन करड़ी में, नीचे बचेगा, यहाँ इंटीग्रेशन सिंबल लगा देते हैं तो यहाँ टी हो गया ये करड़ी गायब हो गई। ठीक है, तो ये करड़ी जब गायब हो जाएगी तो ये करड़ी और ये करड़ी मिलके क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। अच्छा, अब अंदर वाली चीजें गुणा हो जाएंगी, तो अंदर वाली जो चीजें गुणा हो जाएंगी तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ टी स्क्वायर माइनस वन, यहाँ टी स्क्वायर प्लस वन है, तो अब बताइए कितना हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा टी की पावर फोर माइनस में वन, टी की पावर फोर माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, अब अब आप इसको अगर अंदर ले जाएंगे तो ये तो थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हो गया, यानी रेशनलाइज करके हम तो सोचे थे कि नीचे डिनोमिनेटर मुझे कम करना होता है, लेकिन मैं तो यहाँ डिनोमिनेटर कम नहीं कर पाया। तो इसका सिंपल सा तरीका है कि आप इसमें क्या करिए, इसमें आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाइए। क्या लगाइए, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाइए। तो सब्स्टिट्यूशन हम क्या करेंगे इसमें, थोड़ा सा आप भी बताइएगा सब्स्टिट्यूशन हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो सब्स्टिट्यूशन करने के लिए सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा कि ऐसी क्या चीज़ मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूं कि मुझे जो है आंसर के पास पहुंचने में थोड़ा आसानी हो। जैसे यहाँ डी टी दिए गए हैं, तो इसे हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ टी के प्लेस पे क्या पुट करें, टी के प्लेस पे मान लीजिए पुट कर देता हूँ मैं tan एक्स पुट कर दूं। अगर मैं क्या पुट कर दूं, tan एक्स पुट कर दूं, तो अगर मैं tan एक्स पुट कर रहा हूँ तो मैं एक फार्मूला जानता था, सेक स्क्वायर एक्स बराबर वन प्लस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो अभी भी यहाँ पे हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्यों क्यों नहीं आप कुछ कर पा रहे हैं, क्योंकि जो ये मेरा tan स्क्वायर माइनस वन है, यहाँ अगर मैं tan पुट किया हूँ तो यहाँ कुछ अंदर बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो क्या हो जा रहा है, सेक बन जा रहा है। तो क्यों ना हम इसमें सेक पुट कर दें, यहाँ जो हम टी की जगह tan पुट किया उसको सेक पुट कर दें, यानी टी बराबर अगर हम पुट कर दें सेक एक्स, क्या पुट कर दें, सेक एक्स पुट कर दें। तो जब हम सेक एक्स पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, जब हम सेक स्क्वायर पुट करेंगे तो यहाँ देखिए सेक स्क्वायर पुट करिए, हाँ चलिए ठीक है। तो यानी ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन बराबर इधर कितना हो जाएगा ये tan स्क्वायर एक्स। चाहता तो मैं इसको लगा सकता था, लेकिन आपको दिखा रहा हूँ कितना आप गलत करते हो, कैसे कैसे। तब हम कर डी लेंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन कर डी में, इधर बचेगा कितना, सिर्फ और सिर्फ tan एक्स बचेगा। यानी अगर हम t के प्लेस पे सेक लेते हैं तो हमारा अंदर ये जनरेट होगा और इसके प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, tan एक्स लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ रख के देखते हैं। तो जब हम यहाँ गए तो यहाँ हमारा वन था, यहाँ डी टी था, और यहाँ हमको टी की जगह पर क्या रखना था, सेक एक्स रखना था। तो हमने सेक एक्स रखा, और करड़ी बाहर से निकाले तो क्या आया हमारा, tan एक्स आया। क्या आया, tan एक्स आया हमारा। अच्छा, इतना हो गया। तो क्या कुछ कट रहा है इसमें से, नहीं कट रहा है सर जी। अब देखिए, अब हम इसका क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि यहाँ x है और यहाँ dt है। तो सबसे पहले इस t को यहाँ से हटाएंगे, क्योंकि नीचे x आ गया है ना, तो हम क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ अवकलन करेंगे। तो ये हो जाएगा dt बटे dx। इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा ये sec x का अवकलन जो होता है वो होता है sec x इंटू में tan x होता है। ठीक है, यानी इधर हो जाएगा dt बराबर से x इंटू tan x इंटू में dx। यानी जहाँ जहाँ dt है वहाँ मैं क्या पुट कर सकता हूँ, sec x इंटू tan x पुट कर सकता हूँ कि नहीं पुट कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पुट करूँगा, थोड़ा सा पहले स्पेस बनाते हैं। थोड़ा सा स्पेस हो गया, तो जिनको हम यहाँ कर देते हैं, और इनको जो है इधर कर लेते हैं। चलिए, तो हमने क्या कहा कि इस dt की जगह पर हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, dt की जगह क्या आया है, सेक एक्स इंटू tan एक्स इंटू में dx, और ये नीचे कितना आया था,
नीचे आप देखेंगे तो टी की जगह आपने माना था सेक एक्स और अंडर रूट में से हट के आया था tan एक्स। ये सब कट गया, बचा कितना? इंटीग्रेशन बचा सिर्फ और सिर्फ एक्स इंटू डी एक्स। सॉरी एक्स भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ वन बचा है, वन। तो वन इंटू डी एक्स मतलब डी एक्स ही बचा, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाता है? सिर्फ और सिर्फ एक्स। अब तुम एक्स के प्लेस पे माने क्या थे? एक्स के प्लेस पे तुम माने थे सेक एक्स। tan एक्स मानने पे आंसर नहीं आया था, सेक एक्स मानने पे आंसर आया था। तो जब एक्स निकालोगे, यहाँ सिर्फ एक्स निकालोगे, तो सेक एक्स, सेक को इधर ले जाना पड़ेगा, तो सेक इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा सेक इनवर्स। यहाँ क्या लिखोगे? टी लिखोगे और यहाँ कांस्टेंट सी लगा देना, ठीक है। तो इसका भी आंसर आपको आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये सब मेरे भाई फार्मूले हैं, ठीक है। ये अगर आपको इस तरीके से कहीं मिल रहा है तो आप उसका डायरेक्ट आंसर बताएंगे। क्या बताएंगे? कि इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा क्या? इसका हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। ऐसे ऐसे फंक्शन अगर आपको कहीं मिल रहे हैं, अब यहाँ टी की जगह वो वाई भी दे सकता था, यहाँ वाई स्क्वायर माइनस वन कर देता और यहाँ डी वाई कर देता, ठीक है। तो ये सब फार्मूले डायरेक्ट ना देके आपको क्वेश्चन के रूप में दे दिया है यहाँ पे, ठीक है। और आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से वो सॉल्व करवा रहा है। तो चाहे आप डेरिवेशन समझिए इसका, चाहे आप इसका क्वेश्चन मान लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन ग्रुप में आता तो क्वेश्चन ग्रुप में करना होगा, नहीं तो आपको डायरेक्ट ये पूरा याद होना चाहिए ऐसे ही। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर, सब आसान दिख रहे हैं, चलो एक क्वेश्चन उठा ही लेता हूँ। क्वेश्चन 10वां भी कर लिया हूँ, एक 13 एक 14 बता दे रहा हूँ, 13 और 14 बता देता हूँ, चलो। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही आसान है। 13 में क्या कह रहा है? वन अपान में फोर की पावर माइनस एक्स है, ठीक है। ये फोर है, तो ये फोर की पावर माइनस एन यानी ए की पावर माइनस एक्स है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं, हम आपको बताएं, कक्षा 10 में ही बताया गया होगा कि पावर का अगर माइनस है तो इसको ऊपर ले जाते हैं, तो नीचे अगर पावर माइनस है ना तो ऊपर ले जाते हैं प्लस। प्लस में अगर ऊपर में माइनस है यानी, चलो देखो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4 की पावर में प्लस एक्स हो जाएगा, और ये डी एक्स। अगर यहाँ प्लस है नीचे ले जाओगे तो पावर माइनस हो जाएगी, सेम क्वांटिटी का। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हो? तो तुम जानते हो ए की पावर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है? ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ए की पावर एक्स लॉग ए होता है। तो यहाँ ए की जगह 4 दिया है, बस तुम सीधा सिंपल आंसर बता सकते हो इसका। 4 की पावर एक्स लॉग 4, ठीक है। सिंपल सा आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर अगर हम 14वां उठाएं, तो क्वेश्चन नंबर 14वां मेरा है इंटीग्रेशन में 1 बाई ई की पावर माइनस एक्स इंटू में डी एक्स है, ठीक है। तो ये भी नया सूत्र है डेरिवेशन का। देखिए आज आप लोग 2-3 फार्मूला देखे होंगे, ठीक है। ये तीसरा फार्मूला है, मैं जो बता रहा हूँ अभी, मैं मगअप करा देता हूँ। तो ये हो गया आपका ई की पावर प्लस एक्स। ई की पावर जब भी रहेगी कुछ तो इसका इंटीग्रेशन सिंपली ई की पावर एक्स ही होता है, ठीक है। अभी मत पूछिए कैसे कहाँ से आता है, ठीक है। ये सब चीज़ें जब आप हायर क्लास में जाएंगे सब मिलेगा, ठीक है, या फिर तो किसी वीडियो में बताया जाएगा। अभी बस मुझे इस प्रश्नावली को कंप्लीट करना था। तो सेवन ए आपका पूरा सॉल्व हो चुका है। अब 7 बी हम कल सॉल्व कराएंगे। अभी हम पूरा क्वेश्चन आपको थंबनेल पे लगा देंगे, आप एक बार ट्राई कीजिएगा, जब ना आए तो वीडियो ग्रुप में पूरा ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आज आपको ये हमारा आज का वीडियो पूरा आपको अच्छा लगा होगा, बहुत सारा कुछ सीखे होंगे। हम भी पहली बार यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन मेरे भाई, तो आपसे बस इतना उम्मीद है कि आप मेरा थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो भी मेरे से त्रुटियां हुई हो इस क्लास में, उसको आप सजेशन में कमेंट के रूप में बता सकते हैं। आपके लिए हम क्या नया कर सकते हैं, कहाँ मुझसे कुछ गलतियां हुई मैं इसको सुधार कर सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले शुरू में से चलते हैं पहली स्लाइड पे, डायरेक्ट पहली स्लाइड पे आते हैं। पहली वाली स्लाइड पे आज हम आपको बताया कि बेसिकली कि इंटीग्रेशन का स्टार्ट कहाँ से किए थे। इंटीग्रेशन बेसिकली डेरिवेशन का उल्टा होता है, यानी अवकलन का उल्टा समाकलन होता है। समाकलन केवल उन्हीं फंक्शनों का हो सकता है जिनका
जिनका कोई ना कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको पता होगा, अन्यथा आप नहीं कर सकते हैं समाकलन। ठीक है? 2 वेरिएबल होते हैं, 3 वेरिएबल होते हैं, सबको किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में लाना होता है, तब जा कर के उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में उसका अवकलन करना पड़ता है मुझे। ठीक है? यानी dx जो होता है उसी के रिस्पेक्ट में y का मान आपको ला के रखना पड़ेगा। यहाँ हमने आपको पूरा समझाया था कि कैसे जो है पहले के साइंटिस्ट लोग छोटे छोटे एरिया को निकालने के लिए, मतलब किसी बड़े एरिया को जिसका उनको कोई कोई फार्मूला नहीं होता था कि उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करें, कोई फार्मूला नहीं होता था। तो वो क्या करते थे कि छोटे छोटे एरिया बनाते थे, ऐसे छोटे छोटे एरिया को कैलकुलेट करके जोड़ करके निकालते थे। ठीक है? इस छोटे एरिया में आप देख रहे हो ये dx है और ये पूरी y है, तो dx की लंबाई बहुत छोटी है, तो जैसे जैसे तुम जा रहे हो तो ये dx वैल्यू बढ़ रही है, इसी dx के साथ आपकी बदल रही है। तो हम क्यों ना इससे एक वेरिएबल को चेंज करें और हमारा इसमें वाई वाला वेरिएबल ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या ज़रूरत होना चाहिए कि हम देखेंगे कि ये ग्राफ कैसे बदल रहा है, यानी ये वाई बराबर एक्स कैसे ग्राफ चेंज हो रहा है। तो हम जान रहे हैं जैसे जैसे हम एक्स बढ़ेंगे वैसे वैसे वाई बढ़ रहा था, यानी जहाँ जहाँ एक्स होगा, जहाँ जहाँ वाई होगा वहाँ एक्स रख सकते हैं। तो हमने कहा कि चलो, तो इसका हम देखते हैं, तो डी एक्स इंटू वाई किए। अब हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैं डी एक्स में जा रहा हूँ वाई में कैसे चेंजिंग हो रही है, वाई में मेरा बढ़ रहा है। तो हमने कहा कि y के प्लेस पे हम क्या रखते हैं, y को एज अ x के फॉर्म में ला के रख दें। अगर हमको इसके इक्वेशन पता होगा तभी ना रख पाएंगे ना। तो y की जगह हमने क्या रख दिया, x रख दिया। जब मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई किए तो x गुणे x बराबर कितना हो गया। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो dx था, आपने इसका कैसे कर दिया। भाई dx के रिस्पेक्ट में x का अवकलन करोगे तो x समाकलन करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू आएगा। और अगर आप यही आज के डेट में जो फार्मूला आ गया है तो आपका ये क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण ऊंचाई गुणे चौड़ाई 1/2 मल्टीप्लाई में, आपको यही मिल रहा था वो। ठीक है? तो हमने बताया कि ये कॉन्सेप्ट को कहाँ से लिया गया था। ठीक है? लेकिन सब लोग ऐसे बता देते हैं कि किसी भी अनस्पेसिफिक ज्योमेट्री का क्षेत्रफल निकालने के लिए, जैसे ये रोड है, इस रोड का भाई कुछ ना कुछ उनको कर्व पता होता है, कुछ ना कुछ इक्वेशन पता होता है, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट करना जानते हैं, तब जाकर वो निकाल पाते हैं अनिश्चित ज्योमेट्री का क्षेत्रफल इंटीग्रेशन लगा करके। अगर तुमको उस कर्व का, उस ज्योमेट्री का कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं पता तो तुम, मैं गारंटी लेता हूँ, तुम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। और नहीं तो आप पूरे चैप्टर में देखेंगे कि कहीं न कहीं हम एक वेरिएबल को, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट हम उसका इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं, दूसरे वाले वेरिएबल को उसी वेरिएबल में लाके कन्वर्ट करते हैं, तभी हम इंटीग्रेशन कर पाते हैं, अन्यथा नहीं कर पाते हैं। ठीक है? तो हम बार बार आपको ये बताते रहेंगे कि कैसे हम वेरिएबल को चेंज करते हैं। ठीक है? तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो बस एक ही उम्मीद है आपसे, आप समझ रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल या परसों 7 पॉइंट बी के साथ। ठीक है? तो तब तक के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।